हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज के वीडियो में स्ट्रेट लाइन लेकर के आए, सरल रेखा लेकर के आए। तो देखिएगा, पढ़िएगा और पिछले वीडियो भी पढ़िएगा। और जब पढ़िएगा इसके बाद आपको लगे कि नहीं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कमेंट्स ज़रूर करिए। कमेंट्स करते हैं तो आप लोग, हमें लगता है कि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तो वीडियो बनाने में और थोड़ा मेहनत करने में और अच्छा लगता है और मज़ा आता है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा जब आपको लगे। सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए तो आने वाले समय में आपको 12th क्लास के वीडियो और कंपटीशन क्लास के वीडियो मिलते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पहले आप पढ़िए, जब आपको लगे कि नहीं हमने आपको मेहनत किया है तब आप सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत कमेंट्स करना और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन लिखा हुआ, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि दो क्वेश्चन ऐसे ही सेम लिखेंगे, उनके आंसर लिखेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। हमने बता दिया कि 2 क्वेश्चन ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल सेम इसी के तरीके लिखेंगे, उनके आंसर भी लिखेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखना, बहुत मन से देखना। बिल्कुल देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। और आपने पढ़ा होगा, सुनते होगे कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम आपको सिखाने के लिए आए हैं, तो आप हमारे जुड़ जाइए यूट्यूब चैनल से, क्योंकि हमने बताया था कि हमारे वीडियोज फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, आपको सिखाने के लिए हैं। चलिए देखिए ज़रा। तो कहा गया है, जैसे पिछले वीडियो जिसने ना पढ़ा हो तो पिछले वीडियो से थोड़ा देख करके आइए, क्योंकि किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, कौन से फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ये आपको पिछले वीडियो से ही पता चलेगा। जब आप पिछला वीडियो देख करके आएंगे तो आप पिछला वीडियो जिन्होंने ना देखा हो जा करके देख लीजिए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है डायरेक्टली आपको ये वीडियो समझ में ना आए, तो आप लोग जा करके पहले इसके पहले पिछला वाला वीडियो देखिए, पिछला वाला लेक्चर देखिए जरा। देखिए, कहा गया फ़ारेनहाइट तापमान F तथा केल्विन तापमान K एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक का रैखिक समीकरण क्या होता है? देखिए, रैखिक समीकरण आपको बता दें, रैखिक समीकरण का मतलब हो गया जिसमें पावर 1 होगी, जिसमें चर की पावर 1 होगी, मतलब K की भी पावर। अगर F और K एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो रैखिक समीकरण होगा उसमें जो वेरिएबल होंगे, जो चर होंगे, उनकी पावर 1 होगी। हमेशा ध्यान रखना, गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल मरते दम तक याद रखना है कि जो रैखिक समीकरण होगा उसमें घात 1 होती, वेरिएबल की घात 1 होती है। एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं, मतलब F और K के बीच में एक संबंध है, लेकिन वो कैसा संबंध है कि रैखिक समीकरण से बंधे हुए हैं। आगे दिया गया है, जब K बराबर 273 है, जब F बराबर 32, मतलब जब F की वैल्यू 32 फ़ारेनहाइट है तब K की वैल्यू 273 केल्विन है। और जब F की वैल्यू 212 है तो K की वैल्यू 373 है। तो K का मान F के पदों में ज्ञात करिए। K की वैल्यू बतानी है, F के पदों में बतानी है। और कहा गया F का मान बताओ जब K बराबर 0, और F का मान उस समय भी बताना है जब K की वैल्यू कितनी है, 0 है। देखिए, आपको बता दें कि एनसीईआरटी बुक का एक अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप से भी 2 क्वेश्चन लिखेंगे, दोनों के आंसर लिखेंगे, बिल्कुल सेम इसी के जैसे लिखेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। थोड़ा सा देखिएगा, K और F में से जैसे ये है, एक को मान लो x अक्ष की तरफ, ये फिगर बनाने के इधर F मान लो, इधर मान लो K, मतलब x अक्ष की तरफ F ले लिया और y अक्ष की तरफ क्या ले लिया, K ले लिया। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, मन से देखिएगा। बिल्कुल हल्का सा सवाल है, बिल्कुल सरल सवाल है, एनसीईआरटी का है, अच्छा सवाल है और बिल्कुल सरल सवाल है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे जरूरी ऐसे ही ले लो, कुछ लोगों के दिमाग में K इधर ले लें, F इधर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप K इधर ले लो, F इधर। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं फिगर बनाएं कि ना बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं भैया, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बनाएं या ना बनाएं, बिल्कुल बनाएं या ना बनाएं, बिल्कुल बनाएं या ना बनाएं। देखिए, तो जब F की वैल्यू 32 है, ऐसे कह सकते हो, जब F की वैल्यू, अच्छा एक मिनट देखो, जैसे हम लोग निर्देशांक कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं x कामा y, x कामा y। देखिए, अगर किसी की मर्जी हो कि इधर लेना चाहे, F इधर लेना चाहे तो ले सकते हो भैया, इसमें बिल्कुल स्वतंत्र हो। फिगर बनाना चाहो तो बनाओ, ना बनाना चाहो तो ना बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं कि फिगर की यहाँ पर कोई वैल्यू है। वो तो हमने आपको समझाने के लिए बना दिया कि आपको समझ में आना चाहिए। जैसे निर्देशांक हम लोग x कामा y लेते हैं, x कामा y, x कामा y, x कामा y। तो इधर अब यहाँ पर लेंगे f कामा k, क्योंकि इधर f चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, k। मान लीजिए
ये निर्देशांक अगर मान लो इधर के ले लें इधर एफ ले लें तो गलत है, कुछ नहीं, तो ये के कामा एफ हो जाएगा, के कामा एफ, के कामा एफ, मतलब पहले एफ ले लो बाद में के ले लो, या पहले के ले लो भैया बाद में एफ ले लो। चलो पहले एफ ले लिया तो एफ ही ले लो, एफ ही ले लो, एफ ही ले लो। अब समझिएगा, तो अब ये जरूरी नहीं है, तो क्यों लेकर ऐसे डायग्राम समझा दिया कि एक तरफ मान लो ग्राफ एफ चल रहा है, एक तरफ क्या चल रहा है, के चल रहा है, या इधर के ले लो इधर एफ ले लो। तो जब इधर एक्स चलता है इधर वाई चलता है, एनसीईआरटी का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन और लिखेंगे वो इसी टाइप के होंगे, लगाने होंगे। तो जब इधर x चलता है और इधर y चलता है तो ये निर्देशांक x कामा y हो जाता है, x कामा y के पदों में होता है। निर्देशांक किसके पदों में होता है, x कामा y के पदों में। लेकिन जब इधर f चल रहा है इधर k चल रहा है, इधर f है इधर k है, इधर f है इधर k है, तो इधर f कामा k हो जाएगा। मतलब पहले f वाला लिख दो तो f की वैल्यू जब 32 है तो k की वैल्यू 273 है। तथा दूसरी कंडीशन, कुछ लोग दिमाग में आए पहले अगर k ले लें तो k इधर दे लो, इधर f ले लो, तो इधर k पहले हो जाएगा, इधर f पहले हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। जब k की f की वैल्यू 212 है तब k की वैल्यू 373 है। इसमें इनका पहले समीकरण निकालो, जो ग्राफ बनेगा इसका समीकरण। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। जिन्होंने पिछला वीडियो ना देखा हो पहले पिछला वीडियो देखिए जा करके, इसके पहले वाला वीडियो देखिए जा करके, तब आपको 100% समझ में आ जाएगा, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो जा करके पहले पिछला वीडियो जरूर देखें, जरूर देखिए जरूर। अब देखिए ये तो हमने एक ऐसा रफली सा समझाने के लिए लिया है कि मान लो इधर अगर f ले रहे हो इधर k ले रहे हो तो निर्देशांक f कामा k बनेगा, तो इसको f कामा k बना दिया। f की वैल्यू 32 तो k की वैल्यू 273, f की वैल्यू 212 तो k की वैल्यू 373। अब ये 2 बिंदु टाइप हो गए, इनका जो ग्राफ चलेगा एक सीधी रेखा बन जाएगी, क्योंकि ग्राफ जब सीधी रेखा बन जाएगी तब ये 2 बिंदु हो गए। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से ऐसे 2 सवाल अभी लिखेंगे, वो लगाने होंगे एनसीईआरटी सवाल। देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले बनाना जरूरी है तो आप बताओगे नहीं। अगर कोई कह दे इधर f इधर k होगा, जरूरी है नहीं, इधर k इधर f आप चेंज करके भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इधर f लिया है इधर k लिया तो f कामा k निर्देशांक f कामा k के हिसाब से चलेगा, क्योंकि भैया जब इधर x होता है और इधर y होता है तो निर्देशांक x कामा y के हिसाब से चलता है। तो थोड़ा सा देखना, मन लगा के देखना, धन लगा के देखना, तन लगा के देखिएगा। अब देखना y माइनस y1 273, y2 माइनस y1 373 माइनस 273, 373 माइनस 273, x2 माइनस x1 212 माइनस 32, x माइनस x1 x माइनस x1 x माइनस x1 x माइनस x1। देखिएगा थोड़ा सा, बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। देखिए इधर बचेगा 100 और इधर कितना बचेगा 0। इधर 11 में से 11 में से 3 गए 8, 180 बचेगा, 180 बचेगा। और ये आया x माइनस 32। गौर से देखने की ज़रूरत, ये इससे शहीद हो गया, शहीद हो गया, शहीद स्मारक बन गया इसका। 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, तो y माइनस 273 बराबर 5/9 x माइनस 32। अब देखिए इसको एक काम करो, जैसे x y के पदों में है तो f और k के पदों में लाओ। अरे भैया x y के पदों से x y से f और k में लाया जाए तो x की जगह f और y की जगह k, इसीलिए हमने आपको समझाया था। तो आप कह सकते हो f कामा k से संतुष्ट कराने पर, f कामा k से संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराने। अगर मान लीजिए इधर हमने k लिया होता, इधर f लिया होता, तो किससे संतुष्ट कराते, k कामा f से। अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा इंसान आपको मिल जाए और कह दे भैया ये हरछट ये क्यों बनाए जा रहे, मतलब क्यों संतुष्ट कराया जा रहा है, तब आप बता देना कि संतुष्ट इसलिए कराया जा रहा है कि ये जो है समीकरण ये f और k के पदों में बदल जाए। किस लिए संतुष्ट कराया जा रहा है,
ताकि ये समीकरण f और k के पदों में बदल जाए। चलिए फिर अगर मान ले कोई कह दे कि f और k के पदों में क्यों बदलना चाहते हो, तो आप बताओगे क्योंकि k का मान f के पदों में बताना, इसलिए बदलना जरूर पड़ेगा। अब देखिए तो कैसे संतुष्ट कराओगे, तो y की संतुष्ट कराने मतलब जहाँ x है वहाँ f हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ k, तो यहाँ k हो जाएगा k माइनस 273 5/9, इसकी जगह f माइनस 32। अब देखिए k का मान f के पदों में, तो यहाँ से निकल आएगा 5/9 f माइनस 32 प्लस 273, ये आ गया k का मान, k की वैल्यू f के पदों में आ गई, k की वैल्यू f के पदों में। आगे थोड़ा सा और है, कहा गया f का मान ज्ञात करो जब k बराबर 0 है। तो जब k बराबर 0 है, इसी के आगे थोड़ा सा, जब k बराबर 0 है, देखिए जब k की जगह 0 है, k की जगह यहाँ 0 लिख दो, जब k की जगह यहाँ 0 लिख दोगे तो कितना हो जाएगा 5/9 f माइनस 32 प्लस 273, 273 इधर ले आओ तो माइनस 273 बराबर 5/9 f माइनस 32, 9 से इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9 त्रिका 27 और 9 सते 63, 63 2 65, 9 त्रिका 27, 9 सते 63, 63 और 2 65, 9 दूनी 18, 6 24 और ये 5 में आ जाएगा, तो हो जाएगा f माइनस 32 माइनस ये आएगा प्लस 32 हो जाएगा, प्लस 32, देखो 9 का इधर गुणा हो जाएगा 5 में आ जाएगा। अब माइनस का 32 इधर आया, एलसीएम ले लो 5 माइनस 24 57, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, घटा दीजिए जरा, देखिए तो f बराबर कितना आएगा, f बराबर आएगा माइनस का 7, 15 में से 6 गए 9, 15 में से 6 चले गए 9, इधर 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 1 गया 2 और इधर 2 और बटे ये 5। अब भाग लगा दोगे तो दशमलव में निकल आएगा, अगर इसको देख लें जरा, हाँ दशमलव में निकल आएगा, भाग लगा देंगे तो दशमलव में आएगा 459.4 आएगा माइनस का, तो f की वैल्यू आ गई। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 2 ऐसे सवाल लिखेंगे जो आपको इसी पर होंगे, ये NCERT के था, बिल्कुल ऐसे होंगे, सॉल्व करने होंगे। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखिए ये 2 क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये भी दोनों NCERT के हैं, दोनों NCERT के ही क्वेश्चन है और दोनों वही क्वेश्चन है जैसे अभी आपको हमने बताया था, इसलिए आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा भले समझा दें इसके बारे में। देखिए लिखा है कि एक तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में शायद थी, सेंटीमीटर हमने लिखना भूल गए यहाँ। सेल्सियस तापमान C में एक रैखिक फलन है, L और C में एक रैखिक फलन, मतलब L और C में एक रैखिक संबंध है। रैखिक का मतलब हो गया घात 1 होगी। एक प्रयोग में यदि L बराबर 124.942 है, जब C का मान 20 है तो L का मान ये है, और जब C का मान 110 है तो L का मान ये है, तो L को C के पदों में व्यक्त करो, ये है। अब दूसरा, एक मिल्क स्टोर का मालिक एक सप्ताह में 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर तथा 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर में बेचता है, तो मूल और मात्रा के बीच रैखिक संबंध मानते हुए, मूल मतलब कीमत और मात्रा मतलब जितना बेचता है, मूल मतलब कीमत और मात्रा मतलब जितना बेचता है के बीच एक रैखिक संबंध मानते हुए बताइए कि 17 रुपये प्रति लीटर से कितना दूध बेच सकता है। 17 रुपये प्रति लीटर, जैसे अभी पहले वाले सवाल में नहीं था, जब k का मान 0 था तो f का मान बताना था, तो इसमें भी देखो, तो पहले सवाल के लिए थोड़ी सी हिंट्स दे दें, इसी पहले के लिए ऐसे मान लेना, ये जैसे x है तो इधर आप कुछ भी मान लेना। चलो इधर जैसे आप c ले लेना, तो इधर क्या ले लोगे l, तो जैसे निर्देशांक बनता है x, y, तो बन जाएगा c, l। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है, आप लगाना बिल्कुल 100% आ जाएगा। c, l से देखो पहला क्या बनेगा C20। अब देखो ये जरूरी नहीं कि इधर C और इधर L लिया जाए, इसको चेंज भी कर सकते हो, इधर L कर दो इधर C कर दो तब भी आ जाएगा, इधर तब भी आ जाएगा। देखो C जब 20 हो जाएगा तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 124.942 तथा दूसरी सिचुएशन में C का मान जब 110 हो जाएगा तो L का मान कितना हो जाएगा 125.134। तो पहले समीकरण निकालोगे जैसे पहले वीडियो में था,
कैसे, y माइनस y1, देखिएगा y माइनस y1, ये है y1 बराबर y2 माइनस y1, देखो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, फिर होगा x माइनस x1, ये चीज़। अब देखिएगा तो जाएगा y माइनस, इसको घटा देंगे 4 में से 2, देखिए 2, 13 में से 4 गया तो बचेगा 9, 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, इधर हो जाएगा 10, 10 में 9 गया तो 1 बचेगा, इधर 4 में 4 गया, फिर बस इतना ही आएगा ये 0 पॉइंट, और ये कितना आएगा देखिए 90, x माइनस 20, ये आया। इसके बाद इसको C, L से संतुष्ट करा दो, C, L से संतुष्ट कराएंगे, देखिए C, L से, क्योंकि C x की जगह C बना, इधर C ले रहे हो इधर L ले रहे हो ना, इसीलिए तो पहले देखो, जब पहले C ले रहे इसीलिए पहले C लिखा है फिर L लिखा है, पहले C और L। अगर मान लीजिए इधर L लिखा होता और इधर C लिखा होता तो यहाँ L, C बनता, तो इधर पहले ये L वाला लिखते बाद में C लिखते, पहले इधर ये L वाला लिखते बाद में C वाला लिखते, बस इतना आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। तो किससे संतुष्ट कराएं, देखो C, L से, C, L से संतुष्ट कराने पर देखिए कैसे संतुष्ट कराएंगे, गौर से देखिएगा। x की जगह C और y की जगह L, तो यहाँ पर L माइनस 124.942, ये हो जाएगा, इसका दशमलव हटा दो तो हो जाएगा 192, दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3, और x की जगह कितना हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा, x की जगह कितना हो जाएगा, x की जगह C माइनस 20। देखिए अब गौर से देखिएगा, थोड़ा सा जब ढंग से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ढंग से देखिएगा। तो ये हो जाएगा L बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करा दो तो हो जाएगा 192/90,000 C, और इसका इसमें गुणा कराओगे तो 192 गुणते 20, 192 गुणते 20/90,000। गौर से देखिएगा, ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 124.942, 124.942। अब देखिए कैसे आएगा, अब कहते तो ये कैसे आएगा हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा इसको पहले कैंसिल कर दोगे, इसको जिससे कट रहा होगा, ये शायद जिससे भी कट रहा होगा तो यही आ जाएगा इसको, और जब इसको क्या करोगे इसमें माइनस कर दोगे, देखो ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो आएगा ये 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये आएगा। अब आपको करना क्या, सुनिए पहले, देखो इसको अगर जब काट पीट दोगे, इसको काट पीट देंगे तो यही आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल यही आएगा। और इसको पहले दशमलव में ले लेना, मेरी बात सुन लीजिए, इसको दशमलव में ले लेना और इसमें माइनस कर देना तो यही चीज़ आ जाएगी। इसको देखो 4500 का भाग जब आप लगा देंगे 192 में, 4500 का भाग 192 में लगा दोगे दशमलव में आएगा, 4500 का भाग दशमलव इसमें लगा दोगे 192 में दशमलव में आएगा, जो वैल्यू आएगी इसमें माइनस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा। और इसको कैंसिल करा देना पहले, 4 से कैंसिल हो जाएगा। देखो चाहे जैसे 192 है बट्टे कितना आइए 90,000, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, नहीं 9 से नहीं कैंसिल होगा, 9 से नहीं 4 से हो रहा है, 4 चौके 16, 4 8 32, इसको 4 से काटेंगे देखो तो इसको 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आएगा। फिर इसको काट दिया जाए 12 से तो 12 चौके 48, 12 से इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 10 बचेगा तो 105 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 अट्ठे 96 और 9 बचेगा तो 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, हाँ ये देखो 4/1875 यही आएगा। और हमने क्या बताया कि 4500 का भाग 192 में लगा देना, दशमलव में आएगा, इसमें माइनस कर देना तो ये मिल जाएगा। अब देखिए ज़रा, तो ये तो हो गया इसी का पहला। दूसरे वाले में क्या करिएगा, इसी का दूसरा समझ लीजिए थोड़ा सा। दूसरे वाले में जैसे मान लो आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, देखिएगा दूसरे वाले में तो आप ऐसे कर दो, एक तरफ कर दो रुपए, इधर मान लो रुपए कर दिया तो इधर आप क्या कर दो लीटर कर दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा R
कामा एल, मतलब रुपए कामा लीटर। तो रुपए कामा लीटर कैसे बनेगा, देखो जब रुपए 14 है तब लीटर कितना है 980, एक बिंदु बन जाएगा। और जब रुपए कितने हैं, जब रुपए प्रति लीटर का मूल्य 16 है, प्रति लीटर का मूल्य 16 है, देखिए प्रति मीटर का, तो लीटर कितना बनेगा 1220 बनेगा। फिर यही दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। लास्ट में आर कामा एल से क्या करा दोगे संतुष्ट, आर मतलब रुपए है, एल मतलब लीटर है, मात्रा है, क्वांटिटी है, कह सकते हो, लीटर्स हैं, लीटर्स हैं, लीटर्स हैं। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आएगा, फिर उसको किससे संतुष्ट कराओगे, आर कामा एल से, आर कामा एल से, आर कामा एल से, आर कामा एल से संतुष्ट कराएंगे। मतलब एक्स की जगह आर रखेंगे, वाई की जगह एल रखेंगे। थोड़ा समझिएगा जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं। फिर कहा गया 17 रुपए प्रति लीटर से कितना दूध बेच सकते हो, तो जब आर और एल के पदों में हो जाएगा जैसे ये, तो 17 रुपए प्रति लीटर, तो 17 रुपए, तो आर की जगह आप 17 रख देना जब आर और एल के पदों में हो जाएगा। जब आर, और जैसे पहला सवाल अभी बताया था, जब उसमें बोला गया था के का मान 0 है तो एफ का मान बताओ, तो इसमें जब आर का मान 17 है तो एल का मान बताना है, तो आर की जगह 17 लिख देना, तो एल का मान 1340 आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छे सवाल हैं, एनसीईआरटी के गजब के सवाल, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो थोड़ा दूसरे सवालों की ओर चलते हैं, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इनका। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ बता रहे हैं, रेखा का अंताखंड रूप समीकरण, ये आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कुछ में, लेकिन इसलिए बस सीधे इसके क्वेश्चन बताएंगे। अंताखंड रूप समीकरण देखिए ये ऐसे होता है, x अपान a प्लस वाई अपान b बराबर 1, ऐसे होता है। देखिए अंताखंड रूप में पीछे बता चुके हैं वीडियो में, लेकिन फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। अंताखंड रूप की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि x का जो गुणांक है वो प्लस का 1 होना चाहिए, जो y का गुणांक है वो भी प्लस 1 होना चाहिए, और बराबर में भी प्लस 1 होना चाहिए। x का गुणांक प्लस 1 होना चाहिए, y का गुणांक भी प्लस 1 होना चाहिए, और बराबर में भी प्लस 1 होना चाहिए। देखो x का गुणांक 1 होना चाहिए, y का गुणांक 1 होना चाहिए, बराबर में भी प्लस 1 होना चाहिए। इसका चित्र ये पिछले वीडियो में बता चुके, इसलिए इसको जल्दी बता रहे। ऐसे बनता है, ये रेखा हो गई, इसको बोला जाता है x अक्ष पर कटा अंताखंड। ये x अक्ष पर कटा अंताखंड A होता है, इसको बोलते हैं x अक्ष पर कटा अंताखंड A। और ये होता है y अक्ष पर कटा अंताखंड B, ये होता है y अक्ष पर कटा अंताखंड B, y अक्ष पर कटा अंताखंड B होता है। देखिए ये क्या होता है, ये होता है x अक्ष पर कटा अंताखंड A, और ये y अक्ष पर कटा अंताखंड B। तो ये A x अक्ष पर कटा अंताखंड, ये B y अक्ष पर कटा अंताखंड। तो बताइए निर्देशांक कितना हो जाएगा, a कामा 0, और ये हो जाएगा 0 कामा b। देखिए एक चीज़ बहुत गौर से सुनिए, चाहे लिख लिया करो, जो OA है, देखिए जब रेखा का अंताखंड रूप समीकरण होगा, जब रेखा का अंताखंड रूप समीकरण होगा तो x का गुणांक प्लस 1 होगा, y का गुणांक भी प्लस 1 होगा। x का गुणांक प्लस 1, y का गुणांक भी प्लस 1, और बराबर में भी प्लस 1 होना चाहिए, तब ये अंताखंड रूप माना जाएगा, तब अंताखंड रूप माना जाएगा। मतलब x के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, प्लस 1 इसका गुणांक है, गुणा में अगर कह दिया जाए x का गुणांक कितना, x के साथ गुणा में कितना है, तो आप कह सकते हो प्लस 1। तो x का गुणांक प्लस 1, y का गुणांक प्लस 1, और बराबर में भी प्लस 1 होना चाहिए। तो जो x के अपान में है ये x अक्ष पर कटा अंताखंड हो गया, तो इसको बोलेंगे x अक्ष पर कटा अंताखंड, और इसको बोलेंगे y अक्ष पर कटा अंताखंड। और AB को क्या बोलेंगे, ये भी सुन लो, AB को बोलेंगे दोनों अक्षों के बीच कटा अंताखंड, या दोनों अक्षों के बीच कटा रेखाखंड, ये भी कह सकते हैं। तो OA क्या हो गया, x अक्ष पर कटा अंताखंड। देखिए A, तो ये देखिए, ये आप देखा जाए अगर, तो ये बता चुके पीछे, ये x अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। तो जो x अक्ष होता है उस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो निर्देशांक क्या बन गया, a कामा 0। जो x अक्ष होता है उसमें y की वैल्यू 0 होती है, x अक्ष में y की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए निर्देशांक बन गया a कामा 0। ये y अक्ष है, ये y अक्ष पर कटा अंताखंड B है, तो y अक्ष पर जब इसको निर्देशांक बनाएंगे तो y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है, तो 0 कामा b। और AB को बोला जाएगा दोनों अक्षों के बीच कटा अंताखंड। AB को क्या बोला जाएगा, दोनों अक्षों के बीच कटा अंताखंड, या दोनों अक्षों के बीच कटा रेखाखंड, दोनों अक्षों के बीच कटा अंताखंड, या दोनों अक्षों के बीच कटा रेखाखंड। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक आध क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके क्वेश्चन बताते हैं, बहुत जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के भी 2 क्वेश्चन हम आपको लिखेंगे, उनके आंसर भी लिखेंगे। देखिए हम इसलिए लिखते हैं कि जैसे एक ही मेथड के हैं तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए मैथ क्या होती है, प्रैक्टिस से ही चलती है, मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं चलती। और हमने आपको हर वीडियो में बताया कि हमारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए, मेरा 100% प्रयास रहता है कि मैं आपको 100% मैथ सिखाऊं। इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, इसलिए मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत करके आप पढ़िए। थोड़ी सी देखिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है मैथ में, आप मेहनत करते जाइए और रिवीजन करते जाइए और सीरियल से लेके चल रहे, एक एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बता रहे, कुछ बताते हैं कुछ आंसर लिख देते हैं, ताकि आप भी सॉल्व करें तो आपको पता चले, थोड़ा सा रिवीजन होता रहे, इसलिए कभी प्रैक्टिस होती रहे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी मैथमेटिक्स के लिए। तो कहा गया उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 5, 6 से जाती है तथा अक्षों पर समान परंतु विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। अक्षों पर का मतलब हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखिए इसको गौर से देखिएगा, इसी के जैसे 2 क्वेश्चन लिखेंगे आंसर से तो उनको सॉल्व करना है। और वो जो 2 क्वेश्चन लिखेंगे उनमें से एक एनसीईआरटी का होगा, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने आप में अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हमने बताया आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन और अन्य बुकों से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो कहा गया उस रेखा का समीकरण जो 5, 6 से जाती तथा अक्षों पर समान परंतु विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। अक्षों पर का मतलब हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखिए लिखा है समान परंतु विपरीत, इसका मतलब क्या हुआ, समान परंतु विपरीत का मतलब जो उनका मैग्नीट्यूड होगा, जो उनका परिमाण होगा वो तो सेम होगा, लेकिन चिन्ह अलग अलग होगा अंतःखंड का। जैसे मान लो एक अंतःखंड 4 है, दूसरा अंतःखंड -4 होगा, दोनों सेम तो होंगे लेकिन चिन्ह विपरीत होगा। चिन्ह विपरीत का मतलब एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। नहीं लिखा अक्षों पर समान परंतु विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। समान परंतु विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटने का मतलब हो गया अगर एक अंतःखंड 2 है तो दूसरा अंतःखंड -2 होगा, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का 2 हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण दोनों का 2 हो गया, लेकिन चिन्ह विपरीत हो गया, चिन्ह अलग हो गया। और अगर केवल इतना लिखा होता समान अंतःखंड काटती, विपरीत चिन्ह ना लिखा होता तो इसका मतलब अगर एक का 2 है तो दूसरे का भी 2 हो जाएगा। अगर एक एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड 6 है तो वाई अक्ष पर भी 6 हो जाएगा। ऐसा कब होता है, जब ये विपरीत चिन्ह ना लिखा होता। जब विपरीत चिन्ह ना लिखा होता, केवल इतना लिखा होता कि अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है या अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। जब ऐसे लिखा होता कि अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है या अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है लेकिन विपरीत चिन्ह ना लिखा होता, तब फिर ए और बी की वैल्यू बराबर होती। ए क्या होता है अभी बताया था, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, पीछे भी बता के आए। और बी क्या होता है, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। तो समान परंतु विपरीत चिन्ह के, अगर केवल समान अंतःखंड होते तो अगर एक अंतःखंड 7 होता तो दूसरा भी 7 होता, अगर एक 4 होता तो दूसरा भी 4 होता। लेकिन यहाँ समान तो हैं लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, समान तो हैं लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, समान तो हैं लेकिन विपरीत चिन्ह के, मतलब अगर एक 3 है दूसरा -3 होगा। देखिएगा तो पहले क्या करते हैं, देखिए तो रेखा का समीकरण गौर से देखिएगा, रेखा का समीकरण। अब इसमें अंतःखंड रूप समीकरण लगा दिया जाए, क्योंकि अक्षों पर देखिए ये अंतःखंड रूप समीकरण कब कब लगेगा ये भी हमें सीखना है। जब दोनों अक्षों पर अंतःखंड की बात की जाए, दोनों अक्षों का मतलब समझते हो, अक्षों लिखा होगा, अगर अक्षों लिखा होगा तो समझ जाओ दोनों अक्षों पर। दोनों अक्ष कौन कौन हो गया, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो जब दोनों अक्षों पर अंतःखंड की बात की जाए, जब दोनों अक्षों पर एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर अंतःखंड पता हो या दोनों अक्षों पर अंतःखंड की बात की जाए, तब हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं x/a + y/b = 1। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि जीवन के साथ भी चलेगा, जीवन के बाद भी चलेगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, बसा लीजिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगाना है, जब किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर अंतःखंड की बात की जाए। दोनों अक्षों पर मतलब समझते हो, एक्स अक्ष पर भी और वाई अक्ष पर भी। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको वीडियो में बताया था कि ये जो ए होता है ये एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है, जो बी होता है ये वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। और ये जो अंतःखंड रूप समीकरण होता है इसमें एक्स का गुणांक +1 होगा, वाई का गुणांक भी +1 होगा और बराबर में भी +1 होगा। तो ये वाला सूत्र कब लगाना है, इस कॉन्सेप्ट को कब यूज करना है, कब उपयोग में लाना है, ये बिल्कुल दिमाग में बसा लो। सोते जागते चलते घूमते फिरते नहाते धोते
खेलते जागते जब भी, हमेशा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी आपको रट जाना चाहिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट कब यूज करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको तब यूज करना है जब किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर, मतलब दोनों अक्षों का मतलब हो गया एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, दोनों अक्षों पर अंताखंड की बात की जाए, दोनों अक्षों पर अंताखंड की बात की जाए। तो इस सवाल में क्या है, देखिए दोनों अंताखंड समान है, मतलब जितना अंताखंड एक्स अक्ष पर होगा उतना ही अंताखंड वाई अक्ष पर होगा, लेकिन चिन्ह अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कह सकते हैं दोनों अंताखंड समान है, दोनों अंताखंड अगर समान है तो इसको ऐसे कह सकते हैं प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार मतलब जो सवाल में लिखा है क्या हो जाएगा, x अपान ए प्लस वाई अपान माइनस ए बराबर 1। समझने वाले समझ चुके होंगे। ये दोनों अंताखंड समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, लेकिन चिन्ह में विपरीत है। अगर चिन्ह में विपरीत ना होते, केवल इतना लिखा होता कि अक्षों पर समान अंताखंड काटती, तो इधर भी ए इधर भी ए। अभी हम आपको 10 एग्जाम्पल दे चुके हैं कि दोनों अंताखंड समान का मतलब अगर पहला 10, अगर एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड 10 है तो वाई अक्ष पर भी 10 होगा। लेकिन अगर चिन्ह में विपरीत है तो एक 10 होगा तो दूसरा -10 होगा, एक 5 होगा तो दूसरा भी -5 होगा, अगर एक ए है तो दूसरा -a। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान आपसे पूछ बैठे, कई बैठे कि बउआ ये ए ये -a कैसे हुआ, तो आप बताओगे समान अंताखंड है। समान का मतलब ये भी ए तो ये भी ए, लेकिन परंतु विपरीत चिन्ह का मतलब ये प्लस में तो ये माइनस में, और अगर विपरीत चिन्ह ना होता तो दोनों ए हो जाते। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो x अपान ए, ये माइनस प्लस यहाँ माइनस वाई अपान ए बराबर 1। ए एलसीएम ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर 1, इधर गुणा करा दीजिए तो x माइनस वाई बराबर a हो जाएगा, x माइनस ये हुआ। अब देखिए अभी पूरा आंसर नहीं आया। अब बोला गया है कि ये रेखा जो है, ये जो रेखा है ये 5,6 से होकर जाती है। देखिए 5,6 से जाती है, तो इसको 5,6 से संतुष्ट करा दिया जाए। तो 5,6 से संतुष्ट करा दिया जाए। संतुष्ट कराने का मतलब क्या होता है समझ लीजिए पहले। संतुष्ट हमेशा नहीं कराते, हम आपको बता चुके हैं। संतुष्ट कराने का मतलब हो गया जो पहला वाला मान है वो x की जगह रखा जाए, जो दूसरा वाला मान है वो y की जगह रखा जाए। मतलब x की जगह 5, y की जगह 6। क्यों संतुष्ट कराया जाए, क्या हर समय संतुष्ट कराएंगे? नहीं, संतुष्ट इसलिए करा दिया जाए क्योंकि रेखा इससे होकर जाती है, तो संतुष्ट करा देंगे तो a का मान निकल आएगा। मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा इंसान आपसे पूछ बैठे कि क्यों संतुष्ट करा रहे हो, तो आप बताओगे 5,6 से जाती, तो 5,6 रेखा पर स्थित होंगे। जैसे ये रेखा है भैया, ये रेखा, अब ये रेखा 5,6 से जाती है या 5,6, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। देखिए बोलना समझना सब सीखिए कि ये रेखा 5,6 से जाती है, या कह सकते हैं कि 5,6 रेखा पर स्थित है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर कोई रेखा किसी बिंदु से जाती है, कोई भी रेखा किसी बिंदु से जाती है या कोई भी बिंदु रेखा पर स्थित है, तो क्या हर समय संतुष्ट कराएंगे? हर जगह संतुष्ट कराते रहेंगे क्या? तो आप बताओगे नहीं, हर जगह संतुष्ट नहीं कराएंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो संतुष्ट करा देंगे। अगर रेखा किसी बिंदु से जाती है तो वो बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। या फिर कह दिया जाए अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित है, अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित है तो वो बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो वो बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। या फिर कह दिया जाए अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित है, अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित है तो वो बिंदु भी रेखा को संतुष्ट करेगा। तो कोई पूछ ले क्या हमेशा संतुष्ट ही कराते रहेंगे, तो आप बताओगे नहीं, हमेशा तो संतुष्ट नहीं कराएंगे, उस समय संतुष्ट कराएंगे जब ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर ज़रूरत है संतुष्ट कराने की। क्यों ज़रूरत? मान लीजिए कोई पूछे क्यों ज़रूरत है, तो आप बताओगे क्योंकि ए का मान निकल आएगा। संतुष्ट कराने से ए का मान निकल आएगा। तो कैसे संतुष्ट कराएंगे? देखिए x की जगह 5 लिख दिया गया, y की जगह 6 बराबर a, तो -1। अब ये a का मान यहीं रख दो, समीकरण 1 में आंसर हो गया। समीकरण 1 से देखिएगा x माइनस वाई बराबर a की जगह -1 या x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आ गया रेखा का समीकरण। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो 2 क्वेश्चन लिखेंगे, बिल्कुल इसी के जैसे लिखेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। उस रेखा का समीकरण जो 1, -2 से जाती तथा अक्षों पर समान अंताखंड काटती है। तो इस बार क्या होगा,
पहला वाला अंताखंड भी ए हो जाएगा, दूसरा भी ए हो जाएगा। इसके ऊपर जैसे भी बताया था उस तरह ना करना, उसमें माइनस ए रखा था क्योंकि उसमें विपरीत चिन्ह के थे। इसमें चिन्ह को समान अंताखंड बोला गया, इसका मतलब चिन्ह समान होंगे। चिन्ह के लिए कुछ बोला नहीं कि मतलब चिन्ह सेम होंगे। तो उसमें क्या था पहले, उसके पहले भी जो लगाया था उसमें एक एक्स अक्ष पर ए लिया था तो वाई अक्ष पर माइनस ए लिया था। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें दोनों जगह ए ही लिखना है। ऐसे ये भी, तो ये एनसीईआरटी का, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये एनसीईआरटी का उस रेखा का समीकरण जो अक्षों पर बराबर अंताखंड काटती है, मतलब एक्स अपान ए प्लस वाई अपान ए, इसमें दोनों जगह ए, तथा 2,3 से होकर जाती है, 2,3 से होकर जाती है। ये दोनों के आंसर लिखें। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इनका। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ढंग से देखिएगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंताखंडों का योग तथा गुणन क्रमशः 1 और -6। मतलब अक्षों पर काटे गए अंताखंडों का जो योग है वो 1 है और अक्षों पर काटे गए अंताखंडों का जो गुणन है वो -6 है। योग 1 है और गुणन कितना है, -6 है। देखिए तो आप पहले एक समीकरण कौन सा लगाएंगे। देखिए रेखा का समीकरण, बहुत गौर से देखिएगा। रेखा का समीकरण क्या होगा, x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। अगर मान लीजिए हमने आपको बताया था, देखिए हमने कहा था रटिए नहीं, मैं कोशिश करिए समझने की, जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतने बढ़िया नंबर आने के चांस रहते हैं, उतना ज़्यादा भविष्य में आप तरक्की करेंगे। देखिए तो पहले अगर मान लीजिए आपको कैसे पता चलेगा कि यही समीकरण लगाना है, तो हम आपको पिछले क्वेश्चन में 20 बार बता चुके थे, कम से कम 20 बार, कि जब किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर अंताखंड की बात की जाए, दोनों अक्षों पर अंताखंड का मतलब हो गया एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। दोनों अक्षों पर अंताखंड का मतलब हो गया एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। दोनों अक्षों पर अंताखंड का मतलब हो गया एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। दोनों अक्षों पर अगर अंताखंड की बात की जाए तब आप समझ जाओ यही सूत्र लगाना है, क्योंकि ये ए होता है एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड, बी होता है वाई अक्ष पर कटा अंताखंड। तो इस सवाल में क्या दिया गया कि उस रेखा का, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंताखंडों का योग तथा गुणन क्रमशः 1 और -6। मतलब अंताखंडों का योग। देखिए तो एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड क्या होता है, ए, और वाई अक्ष पर कटा अंताखंड क्या होता है, बी। तो इनका योग a प्लस बी, ये 1 है, इसको मान लो समीकरण 2। और इन्हीं अंताखंडों का गुणन मतलब ए बी, ये कितना है, -6। देखिए अब करना क्या, पहले ये सुन लीजिए करना क्या है। हमें करना ये है, हमें ये करना है कि हम पहले क्या करें, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल लें। इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल लें, वो ए और बी का मान यहाँ पर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी क्या हो गया, अंताखंडों का योग 1 है, ए बी क्या हो गया, अंताखंडों का गुणा कितना है, -6। अब क्या करें, इस तरीके से हल करें कि ए और बी का मान निकाला है। इस तरीके से हल किया जाए कि ए और बी का मान निकाला है, ए और बी का मान यहाँ पर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ए और बी का मान यहाँ पर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे हल करेंगे देखिएगा, एक ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। इससे जल्दी हल हो जाएगा। हल तो दूसरे तरीके से हो जाएगा, यहाँ से a का मान निकाल लो तो a का मान आएगा 1 - b, यहाँ रख दो तब भी हल हो जाएगा। या इससे हल कर लो, जल्दी हो जाएगा। क्यों, सुनिए, देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा। जैसे सुनिए, जैसे हमें a प्लस बी का मान पता है, इससे हमें किसका मान पता चल जाएगा, a माइनस बी का। तो a प्लस बी का मान जब पता है और इससे a माइनस बी का मान पता चल जाएगा तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। हमने बताया हल तो ऐसे भी हो रहा है कि यहाँ से a का मान निकाल लो 1 - b, यहाँ रख दो, यहाँ से, या फिर यहाँ से b का मान निकाल लो 1 - a, यहाँ रख दो, तब भी हल हो जाएगा। लेकिन इससे आसानी से हल हो जाएगा। हल उससे भी आसानी से हो जाएगा कि जैसे हमें a प्लस बी का मान पता है तो हम लोग a माइनस बी का मान निकाल लें। तो जब a प्लस बी का पता है, a माइनस बी का निकाल लेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी बहुत आसानी से हल कर लेंगे। a और b निकाल आएगा, यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमने यही सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि हमें देखो पता है कि a प्लस बी हमें पता है तो a माइनस बी निकालें। तो आपने देखा होगा ये 2 सूत्र होते हैं, अगर किसी को ना पता हो तो नोट करिए कॉन्सेप्ट। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और एक हो गया
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये दो सूत्र हो गए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है तो उसको लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हमने आपको 2 बार बता दिया कि ये फार्मूला हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें ए प्लस बी का मान पता है और इस फार्मूले से हमें किसका मान पता चल जाएगा, ए माइनस बी का पता चल जाएगा। किसका पता चल जाएगा, ए माइनस बी का। किसका पता चल जाएगा, ए माइनस बी का। किसका पता चल जाएगा, ए माइनस बी का। उससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब ए प्लस बी पता है, ए माइनस बी पता चल जाएगा तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। बस इतना फ़ायदा है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट देख लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या किया जाए, गौर से देखिएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का मान 1 है, ए बी का मान -6 है। देखिएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1, ये हो जाएगा प्लस का 24। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25। तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा √25। स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल। तो ए माइनस बी बराबर +-5। यहाँ भी 2 चीज़ें बनेगी। ए माइनस बी बराबर 5 बनेगा, इसको मान लो 4। एक बार बनेगा ए माइनस बी बराबर -5, इसको मान लो 5वां समीकरण। अब देखो कैसे हल करेंगे। इसको और इसको आसानी से हल कर लें, इसको हल कर लें, फिर इसको भी हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिएगा दूसरा वाला जो लिखा है ए प्लस बी बराबर 1 ये, और ये क्या लिखा है ए माइनस बी बराबर 5। तब इन चौथा समीकरण कैसे हल करेंगे। देखो ये कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर 6, तो a बराबर कितना आया 3। a का मान 3 जब यहाँ रखोगे, सॉरी यहाँ, या फिर 3 यहाँ रखोगे तो b बराबर आएगा -2। b बराबर कितना आएगा -2। b बराबर कितना आएगा -2। b बराबर आएगा -2। b बराबर कितना आएगा -2 आएगा। तो देखिए तो समीकरण कितना निकलेगा। समीकरण देखिएगा होता क्या है, x/a, तो a की जगह 3 प्लस y/b, b की जगह -2 बराबर 1। तो हो जाएगा x/3, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब इसको एलसीएम ले लो 6, ये हो जाएगा, हल कर लोगे। अब देखिए एक बार क्या करूँ, a प्लस बी बराबर कितना था, गौर से देखिएगा a प्लस बी बराबर कितना था 1 समीकरण 1 में, सॉरी 2 में। और a माइनस बी बराबर कितना था -5, a माइनस बी बराबर -5 समीकरण। फिर इसको हल करो, ये कैंसिल। 2a बराबर आएगा -4, तो a बराबर आएगा -2। a का मान -2 जब यहाँ रखोगे तो b का मान 3 आएगा। 3 आएगा। अब ये -2 3 फिर यहाँ रख दो इसकी जगह, तो फिर समीकरण आ जाएगा। तो 2 आंसर हो जाएंगे, 2 आंसर हो जाएंगे। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो और बताते हैं। बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो और बताते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट करना है इसका। देखिए ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हमने आपको बता दिया कि हमारे वीडियो में आपको फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी के होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होंगे, अन्य बुकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बहुत गजब का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पढ़ करके ही बच्चे छोड़ देते हैं। आपको बता दें 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन समझना तो है। देखिए थोड़ा समझिए क्या कहा गया। एक रेखा अक्षों पर अंताखंड काटती है, एक रेखा अक्षों पर अंताखंड काटती है जिनके व्युत्क्रमों का योग अचर है। मतलब अंताखंड काटती है जिनके व्युत्क्रमों का योग, जो अंताखंड काटेगी ना उनके व्युत्क्रमों का योग अचर है। तो सिद्ध करो रेखा स्थिर बिंदु से जाती है। तो सिद्ध करो रेखा एक स्थिर बिंदु होगा यहाँ पर। तो सिद्ध करो रेखा यहाँ होगा एक स्थिर बिंदु से जाती है, एक स्थिर बिंदु से जाती है, ये होगा। देखिए जिससे रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 1। मान लीजिए अगर आपसे किसी ने कह दिया कि यही सूत्र क्यों लगाया गया, यही कॉन्सेप्ट क्यों लगाया गया, यही फार्मूला क्यों लगाया गया, तो हम आपको 20 दफ़े बता चुके हैं, 20 बार बता चुके हैं। सुनिए फिर 21वीं बार सुनिए कि अगर किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर कटे अंताखंड की बात की जाए
अगर किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर कटे अंताखंड की बात की जाए, किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर कटे अंताखंड की बात की जाए तो यही सूत्र लगाएंगे। चलिए अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है, स्थिर बिंदु या एक नियत बिंदु से होकर जाती है, एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर जाती है, एक नियत बिंदु से होकर जाती है या एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर जाती है। हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा एक स्थिर बिंदु से जाती है, एक फिक्स्ड पॉइंट से जाती है। देखिए तो दिया क्या गया है कि एक रेखा अक्षों पर अंताखंड काटती है, तो एक्स अक्ष पर कितना अंताखंड काटती है, ए। अब देखिए प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार, देखो अक्षों पर मतलब एक्स अक्ष पर कितना अंताखंड काटती है, ए, और वाई अक्ष पर कितना अंताखंड काटती है, बी। कहा गया जिनके व्युत्क्रमों का योग अचर है, मतलब एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है, ए, तो इसका व्युत्क्रम कितना हुआ 1/a। वाई अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है, बी, तो इसका व्युत्क्रम कितना हुआ 1/b। तो का एक्स अक्ष पर जो अंताखंड कटा वो अंताखंड कितना है, देखिए ए है तो उसका व्युत्क्रम कितना हुआ 1/a। वाई अक्ष पर अंताखंड क्या है, बी, तो उसका व्युत्क्रम कितना हुआ 1/b, और ये क्या है, अचर है। देखिए जो अंताखंड है ना उनके व्युत्क्रमों का योग, जिनके व्युत्क्रमों का योग अचर है, मतलब जो अंताखंड काटती है, तो एक्स अक्ष पर कितना अंताखंड काटती है, ए, वाई अक्ष पर कितना अंताखंड काटती है, बी, जिनके व्युत्क्रमों का योग अचर है, तो ए का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/a, बी का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/b। ये कैसा है, अचर है। अब थोड़ा देखिएगा 1/a 1/b, अचर को कांस्टेंट बोलते हैं, अचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमने क्या ले लिया, के। गौर से देखिएगा, थोड़ा सा गौर से, बहुत ढंग से। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a + 1/b। इसको के को इधर ले आओ 1/k, तो बराबर में क्या बचेगा 1 बचेगा। के इधर भाग में आ, अरे के इधर बटे में नहीं आ जाएगा, के इधर गुणा में, इधर बटे में आ जाएगा, इधर बटे में, इधर अपान में, इधर अपान में 1/k। तो अगर के का इधर गुणा करें तो के बनेगा। अब देखो इसको लिख सकते हो 1/ka, के का अंदर गुणा करा दो 1/kb बराबर 1। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/, देखिए कैसे लिख सकते हो 1/k/a, इसको लिख सकते हो 1/k/b बराबर 1। ऐसे भी लिख सकते हो। गौर से देखिएगा, ऐसी हमने बताया ना, ऐसी लैंग्वेज देख के आधे से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और हम आपको फिर बता रहे हैं कि हमारे आप वीडियो से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए, इंटर तक कंपटीशन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कहते पहले सब्सक्राइब करो, फिर इसके बाद पढ़ लो, फिर तुरंत कमेंट्स करिए कि आपको कैसा लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके साथ। देखिए तो कहा गया अक्षों पर जो अंताखंड कटे उनके व्युत्क्रमों का योग अचर है। व्युत्क्रम ए का 1/a, बी का 1/b, अचर को हम लोग के लिख दिया, के को अपान में ले आए, के का अंदर गुणा करा दिया। इसको ऐसे लिख सकते हो 1/k/a, 1/k/b बराबर 1। अब देखिए, अब यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग, गौर से देखिएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि 1/k रेखा, बस यही लाइन इम्पॉर्टेंट है, यही लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये है। रेखा x/a + y/b बराबर 1 को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। देखिए संतुष्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों, समझिएगा ज़रा, क्यों संतुष्ट करते हैं। देखिए अगर संतुष्ट करने मतलब अगर x की जगह 1/k लिखें तो ये चीज़ बनेगी, और y की जगह 1/k लिखें तो ये चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ। तो अब देखिए ज़रा, तो इसका मतलब रेखा, देखो हमने अभी क्या बताया था कि जो बिंदु रेखा को संतुष्ट करते हैं वो रेखा उस बिंदु से होकर जाएगी, या वो बिंदु रेखा पर स्थित होंगे। जो बिंदु रेखा को संतुष्ट करते हैं, जो बिंदु रेखा को संतुष्ट करते हैं, रेखा हमेशा उस बिंदु से होकर जाती है, अभी बता रहे थे। या फिर कह सकते हैं कि वो बिंदु रेखा पर स्थित होते हैं। जो बिंदु रेखा को संतुष्ट करते हैं, रेखा उस बिंदु से होकर जाती है। जो बिंदु रेखा को संतुष्ट करते हैं, रेखा उस बिंदु से होकर जाती है। या फिर कह सकते हैं वो बिंदु रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसी को देखो ऐसे कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो 90% बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और आप समझिए, क्योंकि हमने समझाने के लिए ही वीडियो बनाना शुरू किया है कि देखो, तो कह सकते हैं इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि 1/k, रेखा को संतुष्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर संतुष्ट कराओगे तो x की जगह क्या लिखोगे 1/k, तो ये चीज़ बन जाएगी, और y की जगह क्या लिखोगे 1/k, तो फिर ये चीज़ बन जाएगी। तो ये वाले बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करते हैं, इसका मतलब रेखा इस बिंदु से होकर जाती है। इसका मतलब ये हुआ, कह सकते हैं, अर्थात
अर्थात रेखा 1/k कामा 1/k से होकर जाती है, क्यों? क्योंकि जो बिंदु रेखा को संतुष्ट करते हैं वो बिंदु उस बिंदु से रेखा होकर जाती है, या कह सकते हैं वो बिंदु रेखा पर स्थित होते हैं। वो बिंदु से रेखा होकर जाती है वो कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं वो बिंदु रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसको हम देखो, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि 1/k रेखा को संतुष्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह 1/k लिखेंगे तो ये बनेगा, y की जगह 1/k लिखेंगे तो ये बनेगा। तो अब ये बिंदु रेखा को संतुष्ट करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये जो बिंदु हैं रेखा पर स्थित हैं, या कह सकते हैं कि रेखा इस बिंदु से होकर जाती है। तभी हमने लिख दिया कि रेखा 1/k कामा 1/k से होकर जाती है। और ये देखो, और ये बिंदु कैसे होंगे? ये नियत बिंदु ही तो होंगे, स्थिर बिंदु ही तो होंगे। स्थिर बिंदु क्यों होंगे? क्योंकि k कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। इन्हीं को हम लोग बोलेंगे स्थिर बिंदु, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे नियत बिंदु। देखो इनको क्या बोल सकते हैं? नियत बिंदु कह सकते हैं, या इन्हीं को हम लोग कह सकते हैं स्थिर बिंदु कह सकते हैं, या इन्हीं को इंग्लिश में कह सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट। क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। देखो जरा, अगर कोई पूछे इसको क्यों स्थिर बिंदु कह सकते हो, तो आप बताओगे क्योंकि देखो k कांस्टेंट है। k कैसा है? कांस्टेंट है, नियत है, फिक्स है, अचर है। अचर बिंदु भी कह सकते हैं, अचर बिंदु भी कह सकते हैं, अचर बिंदु भी कह सकते हैं, अचर बिंदु भी कह सकते हैं। तो सिद्ध हो गया कि रेखा एक नियत बिंदु से होकर जाती है। गजब का कॉन्सेप्ट हो, यह स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लगा हो आप मेहनत की तो पहले सब्सक्राइब करिए, उसके तुरंत बाद कमेंट्स करिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। आने वाले समय में आप मैथ के बिल्कुल परिपक्व बादशाह बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।